जवाब दूं ना दूं एक आध को लगा दे। और पंकज डाउन गाड़ोले राम राम बढ़िया है। तब बोते भक्के कहाँ जाएंगे? ठीक है। बड़ी मेहनत करिए जब जाकर मैं यहाँ पे आया हूँ, समझ गए ना? समझे? और बालक तो समझे बात ने अलग है। कहाँ गए? आए रहो हमें आज गुरुजी ने बुला कर ला 1 मिनट ने। चलो ठीक है रन दो। राजस्थान का भूगोल। अच्छा, राजस्थान का भूगोल किसे कहते हैं बताओ? राजस्थान का भूगोल किसे कहते हैं बताओ? राजस्थान में पाई जाने वाली स्थलाकृति का क्या करना? अध्ययन। उसे क्या कहते हैं? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल को पढ़ने के लिए हमने कितने भाग किए थे? 2। पहला भाग कौन सा था? दूसरा परिचय के अंदर कितने पॉइंट थे अपने? पहला, दूसरा अक्षांश, तीसरा, चौथा, पांचवा। और भौतिक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, पशु, 10वां और 11वां और यहीं तक बात करनी थी। फिर उसके बाद हमने अगला बिंदु लिया था कौन सा करण? नामकरण। कौन सा करण लिया था? नामकरण में पहला बिंदु क्या था बताओ? गोसुंडी शिलालेख हमें कहां से मिला था? नगरी। नगरी कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़। बात कब की? 500। अरे तुम्हारे मुंह में दांत कितने? या फिर एक काम को, तुम्हारे बूढ़े बड़े 527 नंबर की कॉपी में बीड़ी और वहां में कितने जोड़ने? 5। कितने है? 532। अब 502 से 527 भी आवे एक बीड़ी। ठीक है, यह बात याद रखियो। तो 532 ईस्वी का कौन सा शिलालेख था? गोसुंडी शिलालेख। जो कौन से जिले से मिला था? चित्तौड़गढ़। कौन से धर्म का उल्लेख मिलता है उसमें? वैष्णव धर्म। उसकी भाषा कैसी थी? लिपि कौन सी थी? अरे कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। बात समझ में आई? उसमें कौन से शब्द से परिभाषित किया गया था? अरे कौन से शब्द से? राजस्थानीय शब्द से परिभाषित किया गया था। दूसरे नंबर पे कौन सा था बताओ? कौन सा गढ़ था? वसंतगढ़। वसंतगढ़ क्या था? शिलालेख। वसंतगढ़ क्या था? और वसंतगढ़ शिलालेख हमें कहां से मिला था? सिरोही। कब का था? 600। संवत पूछे तो 600। कौन से वंश का? गोहिल वंश। और गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? गोहिला। ऐसा लगता जैसे आज तुम कचुना खा गए, खाली पेट ही आगे। लाला एक बात ध्यान रख, क्लास चालू हो जाना, अगर बाहर गए हो तो बाहर ही लेकर है। या लगा दी लाली गेट है? गेट लगा लाली है। गोदी में बैठ जाओ, गोदी में है भाई। और इतनी जगह पड़ी, जब भी ऐसे बैठे भिच भिच के। ये सर्दी पड़ रही, गर्मी पड़ रही भैया। तीसरा पॉइंट कौन सा था बताओ? जॉर्ज थॉमस। तुम्हारे फूफा को नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कितने पैसे लेता है? क्या कह दिया इसने? राजपूताना। कौन सा पूताना? यहां तक बात समझ में आ गई थी ना? अब सुनना, अच्छे से सुनना और इतने प्यार से सुनना, क्योंकि हमें रहना है फ्रैंक। कैसे रहना है? फ्रैंक। कैसे रहना है?
फ्रैंक रहना है। लेकिन फ्रैंक रहने के साथ साथ इसमें लगा देना है, बोलो क्या, लेन। क्या लगा देना है, लेन। और अगर पूरा नाम पूछ ले तो याद रखना विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था, विलियम फ्रैंकलिन। और बात कब की, 1805। बात कब की, 1805 ईस्वी। ठीक है, ये बात सुनना। ये मैंने बात बताई कि नहीं बताई, आपको बता दी थी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी बताओ, द मिलिट्री ऑफ मेमोरीज। द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है भाई, जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक का नाम था। हिंदी में कहीं तो क्या थी, जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें। जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें। ठीक है भाई, यहां तक बात बच्चों के समझ में आ गई। और केवल इसमें याद रखना है, इसने इसमें उल्लेख किया था किस शब्द का, राजपूताना शब्द का। कौन से पुताना का, राजपूताना शब्द का। यहां तक बात समझ में आई। अब सुनना अच्छे से। हमारे राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति आए और उस व्यक्ति का नाम था कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम था, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं उनके उपनामों से। किनके उपनामों से, कर्नल जेम्स टॉड। पहला जो उपनाम मिलता है इनका, इतना शानदार उपनाम मिलता है क्योंकि हर समय बैठे रहते थे किस पर, घोड़े पे। इसलिए इन्हें कहते हैं घोड़े वाले बाबा। कौन से बाबा, अरे कौन से बाबा। और इन्हें कहा जाता है हास ही हास इतिहास, और इतिहास का जनक। लेकिन याद रखना, भारत के इतिहास का नहीं बल्कि राजस्थान के। कौन से स्थान के, राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड। इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। अब सुनना, एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, रूई रू गुरु, और गुरु का नाम क्या था, यति ज्ञानचंद। क्या नाम था, यति ज्ञानचंद। जब ये राजस्थान के अंदर आए थे तो क्या बनकर आए थे, पीए। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। क्या नाम होता है, पॉलिटिकल एजेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे कौन, हमारे बताओ, कर्नल जेम्स टॉड। अब कर्नल जेम्स टॉड यहां पर आए तो कहते हैं इनको बड़ा रुचि आई किसमें, इतिहास में। किसमें रुचि आ गई, इतिहास में। तो इन्होंने पूरे राजस्थान का क्या किया, भ्रमण। जो भी मिलता था उसको उठाते और उसको क्या करते, पढ़ने की कोशिश करते। और पढ़ने की कोशिश करने के बाद उसका जो अनुवाद करते थे वो कौन सी भाषा में करते थे, अंग्रेजी। कौन सी भाषा में करते थे, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा में लिख देते थे। अब धीरे धीरे इन्होंने लगभग राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उनको क्या कर दिया, लिख डाला। क्या कर डाला, लिख डाला। और लिख डालने के बाद बात आती है 1829 की। बात कब की आती है, 1829। 1829 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम बड़ा अच्छा है। बोलो क्या नाम है, द एनाल्स। द एनाल्स एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक की क्या कर डाली इन्होंने, रचना। इस पुस्तक की क्या कर डाली, रचना। बात कब की, 1829। दोबारा सुनना, कौन से टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। इन्हें क्या कहते, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक। गुरु का नाम यति ज्ञानचंद। इन क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट। लेकिन इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और उसको अपनी भाषा, जिसमें क्या नाम था, अंग्रेजी, इसमें लिखना प्रारंभ किया। उसी दौरान 1829 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक लिखी। और अगर पूछ ले गुरुजी इसका अथवा में दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर निकलना चाहिए गुरुजी, द सेंट्रल। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। राजपूत स्टेट इन इंडिया। इस पुस्तक की भी क्या कर डाली इन्होंने, रचना। तो आपसे पूछे द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की दूसरा नाम क्या मिलता था, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को कितने नाम दिए, 3। कितने नाम दिए बताओ, 3 नाम दिए। कितने नाम दिए, 3।
पहला नाम याद रखना, इन्होंने नाम दिया था थानों में थान राय था, थानों में थान राय था, वड़ा ही वड़ा रजवाड़ा, बड़ा ही वड़ा रजवाड़ा, और अपना थानों में थान राजस्थान, थानों में थान। तो पहला नाम क्या दिया? राय था। और सुन मेरी बात, ऐसे चिल्ली मार बेते काम ना चले वो, या हाथे जू लगा के और चिल्ली मार बेते। आई बात समझ में? अभी तेरी उम्र लास्ट 17-18 साल होगी बेटा, याद नहीं 31-32 साल की उम्र पहुंचेगा ना, मालूम पड़ जाएगी तेरी। सीधो बैठ, पहले तो पीठ लगा के ऐसे बैठो, अभी है वो काम बिल्कुल फ्री। कौन सा थान? राय था। दूसरा नाम रजवाड़ा। तीसरा किस पुस्तक में? द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा नाम क्या होता? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। अब सुनना अच्छे से कि इस पुस्तक का इन्होंने जो कौन सी भाषा में लिखी थी, तो पुस्तक जो लिखी थी वो कौन सी भाषा में? अंग्रेजी। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी। लेकिन याद क्या रखना है कि इस पुस्तक का गुरुजी कासन ही कासन प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन कितने चरणों में किया गया था? 2। कितने चरणों में? 2। तो आपसे पूछे इस पुस्तक का प्रकाशन कितने चरणों में किया गया था? 2। पहला चरण याद रखना 29-29 1829, और एक था 1832। 1829 और 1832। तो आपसे पूछे द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का जो प्रकाशन था वो कितने चरणों में? 2। पहला 1829, दूसरा 1800। यह पुस्तक किसकी थी? कर्नल जेम्स टोड। कौन सी भाषा में थी? अब सुनना अच्छे से कि भाई प्रकाशन कर रहे हैं कितने चरणों में? 2 चरणों में। प्रकाशन कितने चरणों में? 2। पहला चरण 1829 और दूसरा चरण 1832। अगर पूछ ले कि गुरुजी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? लियम ही लियम विलियम। साथ में करते हैं कुर्की, तो इनका नाम क्या हुआ? विलियम क्रुक। विलियम क्रुक। तो कर्नल जेम्स टोड की पहली पुस्तक का प्रकाशन कितने चरणों में? 2। बोलो पहली कितने में? 2। 1800 करने वाले व्यक्ति का नाम, अरे करने वाले व्यक्ति का नाम, और इन्होंने कर दिया। करने के बाद सुनना मेरी बात, अगर पूछे कि इस पुस्तक का किसमें? हिंदी में अनुवाद, किसमें? हिंदी में अनुवाद, तो हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम सुनना। एक गोरी थी, बोलो कौन थी? गोरी। और उस गोरी का क्या? तो ऐसी पढ़ा मुझे जी, बताओ। वैसे याद नहीं होगा ना, समझा करो कोई बात है। एक गोरी थी, कौन थी? गोरी। और गोरी किसकी थी? शंकर जी की। बोलो किसकी थी? और साथ में याद रखना ये थे अपने कौन? हीरा। और साथ में कौन थे? चंद। और क्या लगाते थे बेटा? ओझा। क्या लगाते थे? अब सुनना, एक गोरी थी, गोरी किसकी थी? शंकर जी। क्या थे? हीरा। और हीरा में क्या लगा दिया? चंद। ओझा जानते हो? जो झाड़ो पोखा दिए ना आप, जो भूत प्रेत आवे का जो इलाज करे बनती काके? ओझा। तो गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने इस पुस्तक का हिंदी में क्या किया था? अनुवाद। आपसे पूछे इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब अगर पूछे प्रकाशन कितने चरणों में? 2। 1800 करने वाले व्यक्ति का नाम। यहां तक बात समझ में आई नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। ताली बजाओ, ताली बजाओ जोर से। लिखो, लिखो फटाफट, पहले या लिखो, पहले लिखो, हेडिंग डालो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। वो कहते ना पिक्चर स्टार्ट हुई थी, पिक्चर स्टार्ट होने के बाद उसमें लास्ट का सीन दिखा दिया और कह देगा पिक्चर खत्म, पिक्चर खत्म। अब सुनो, लिखो फटाफट। कौन से सर ने लिखा था? मैं बैठो ना, देखो, लिखो, लिखो कर्नल जेम्स टोड। और इसमें लिखना इन्हें 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 घोड़े वाले बाबा, इन्हें घोड़े वाले बाबा
इन्हें घोड़े वाले बाबा नंबर 2, इन्हें राजस्थान का इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक, आजकल कहा है ऐसी सिस्टम, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना, इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था, इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था। इनके गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र था। नेक्स्ट लिखना, इनकी प्रथम पुस्तक, इनकी प्रथम पुस्तक द एनाल्स, द एनाल्स एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, अथवा बीच में लिखना, अथवा एक लाइन में बीच में बिल्कुल, अथवा द सेंट्रल, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट, राजपूत स्टेट इन इंडिया, की रचना की, की रचना की, की रचना की। नेक्स्ट लिखो, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को, राजस्थान के भूभाग को, राजस्थान के भूभाग को, राजस्थान के भूभाग को रायथान, रायथान कोमा रजवाड़ा, रायथान कोमा रजवाड़ा कोमा राजस्थान, कोमा राजस्थान नाम दिया, नाम दिया। नेक्स्ट लिखना, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर टिप्पणी की थी, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर टिप्पणी की थी। नेक्स्ट लिखो, इस पुस्तक का प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन 2 चरणों में किया गया था, इस पुस्तक का प्रकाशन 2 चरणों में किया गया था, इस पुस्तक का प्रकाशन 2 चरणों में किया गया था।
लिखना 1829 और 1832, 1829 1832, 1829 और 1832। नेक्स्ट लिखना, इनकी पुस्तक का प्रकाशन विलियम क्रुक के द्वारा किया गया। विलियम क्रुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? विलियम क्रुक। नेक्स्ट लिखना, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया, के द्वारा किया गया, के द्वारा किया गया, के द्वारा किया गया, क्योंकि यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में रचित थी, लिखित थी। अगला लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने ही सर्वप्रथम राजस्थान को एक प्रदेश की संज्ञा दी, एक प्रदेश की संज्ञा दी। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान को सर्वप्रथम एक प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कर्नल जेम्स। सामंतवादी व्यवस्था पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कर्नल जेम्स टोड। किस पुस्तक में? द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो, कर्नल जेम्स टोड की एक सेकंड क्या थी? बुक, या सेकंड बुक का मतलब एक पुस्तक। कोई बता सकता क्या नाम था? द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है भाई, ये थी की पुस्तक। वेस्टर्न इन इंडिया या इंडिया? इन इंडिया। ठीक है भाई, इन इंडिया। अब सुनना अच्छे से। अच्छा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, एंड नहीं आएगा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात। इनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम क्या था? जूलिया। क्या नाम था? जूलिया। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? जूलिया। इस जूलिया के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? 1839। अब क्वेश्चन क्या पूछा? इनकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड। कौन से जेम्स टोड? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के उपरांत, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के उपरांत इनकी इस पुस्तक का क्या किया गया था? प्रकाशन, मृत्यु के उपरांत। और कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हुई थी? 1835। 1835। 37 तो नहीं है, 35 है, ध्यान रखना। अब तुम कह रहे थे गुरुजी नहीं 1835, 1835, 1835। समझ नहीं समझे मेरी बात है? देखो, कोई भी चीज हो उसको पढ़ने से पहले ये देखना सामने वाला हमें क्या समझाना चाहता है, तो उसका विरोध करने से पहले उस चीज के बारे में एक एक की जानकारी होनी जरूरी है।
चलो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, 12वीं पास हूँ, खैर केवल सुनो मेरी बात, मैं वो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसी चीज का तोड़ देने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जब जाकर के उसका तोड़ देते हैं। लेकिन तुम लोग क्या समझते हो कि मास्टर ने एक शब्द अगर गलत लिखा दिया तो ये समझते हो मास्टर कुछ नहीं जानता। समझो मेरी बात है। मेरा आपकी बार देखो, ये वाला आपने सुना हो, फोर्थ अटेम्प्ट है आपकी बात। अब तुम लगा लो जो आदमी इसका कर रहा है, बुढ़ापा आ लिया तो उसको क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बोल रहा है आपसे, मैं लड़ नहीं रहा, बता रहा हूँ कुछ बात। तो उसको सोच समझ के पहले देखना, बात ठीक है, क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां देखो, तो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के उपरांत 1835 में कर्नल जेम्स टोड की क्या हो रही है, मृत्यु। इस कारण से उसका प्रकाशन 1832, और इनकी मृत्यु के उपरांत किस पुस्तक का, द ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया, इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, जूलिया, जिसके द्वारा कब किया गया था, 1839। आगे बात समझ में नहीं आई तो लिखो दूसरी लाइन। लिखो, इनकी दूसरी पुस्तक, इनकी दूसरी पुस्तक, इनकी दूसरी पुस्तक द ट्रेवल्स, द ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया, और अगर तुमसे हिंदी में इसका नाम पूछ ले तो याद रखना, पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। देखो मेरी बात सुनो, किताबें जो होती है ना, किताबें होती हैं, उन किताबों में क्या था, कॉपीराइट होते सारे। ज़्यादातर जो कितना किताबें मार्केट में मिलती है, जैसे बहुत है, तो वो कॉपीराइट किताब होती है। कॉपीराइट को तोड़ने के लिए क्या करते, जैसे उस किताब वाले ने 5 शब्द लिखे, तो जो अगला उस कॉपीराइट कर रहा है तो वो क्या करता है, 2 शब्द बढ़ा देता है, जिससे क्या उस पर क्लेम ना हो सके, इस पर दूसरे जो राइटर है वो क्लेम ना कर सके। तो कॉपीराइट करने वाले क्या करते हैं, कभी कभी अपनी किताब को चर्चे में लाने के लिए इन गलतियों को वो आप जान के करते हैं। नहीं समझे मेरी बात है, उससे क्या हाईलाइट होती है। अगर इंसान गलती करेगा तो वो हाईलाइट होगा नहीं होगा, होता है। इस कारण से वो गलतियां करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इल्जाम किस पर आता है, मास्टर पर। नहीं समझे मेरी बात है, तो ये सिस्टम होता। तो देखो क्या लिखा था, द ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया। देखो इस पुस्तक का प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन, अगली लाइन से, इस पुस्तक का प्रकाशन इनकी पत्नी, इनकी पत्नी जूलिया ने 1839 में किया, जूलिया ने 1839 में किया। कौन सी लिया, जूलिया। नोट डाल, OTE, 5 रुपए का। वैसे 5 रुपए की डाक टिकट जारी ज्यादा होती है, 5 रुपए का नोट डालो तो आजकल 5 रुपया में बालक ना बेले है ना। लिखो, इस पुस्तक का प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के उपरांत किया गया, मृत्यु के उपरांत किया गया, मृत्यु के उपरांत किया गया। किसके उपरांत किया गया था, मृत्यु के उपरांत। एक पॉइंट और लिखना, रामायण में, रामायण में वाल्मीकि जी के द्वारा, के द्वारा राजस्थान, राजस्थान के भूभाग को, के भूभाग को, के भूभाग को
क्या नाम दिया गया है? मरुकांता या मरुकांतर नाम दिया गया। मरुकांता या मरुकांतर नाम दिया गया। नेक्स्ट एक और लिखना, महाभारत में किसने लिखी थी महाभारत? बताए कोई? वेद व्यास। तो गीता किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने राजस्थान के भूभाग को ब्रह्मवर्त, बातें नहीं ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मवर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। जबकि रामायण में क्या कहा गया है? मरुकांता या मरुकांता। नेक्स्ट लिखना, अगली लाइन जल्दी लिखो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। 2-3 ऐसी लाइन है। लिखो, एकीकरण में मत्स्य संघ की स्थापना, एकीकरण में मत्स्य संघ की स्थापना के साथ, मत्स्य संघ की स्थापना के साथ राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नेक्स्ट लिखना, राजस्थान को पूर्णतः संवैधानिक मान्यता, राजस्थान को पूर्णतः संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। 26 जनवरी 1950 को मिली। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट लिखो, 30 मार्च को राजस्थान की बड़ी रियासतों का विलय हुआ। इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। ये हो गया अपना राजस्थान का नामकरण। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम? बताओ। स्थिति। किसकी बात करने वाले हैं? स्थिति। अच्छा, राजस्थान की स्थिति को हम कितने भागों में बांटेंगे बताओ? 1 2 3 4 5। 4 5। राजस्थान की स्थिति को कितने भागों में बांटेंगे हम बताओ? 1 2 या 3? 3। कैसे कैसे बताओ?
बताओ जल्दी। एक बांटेंगे किसमें? विश्व में। किसमें? विश्व में। एक बांटेंगे किसमें? एशिया में। और एशिया अपना क्या है? महाद्वीप। एशिया क्या है अपना? महाद्वीप। और उसके बाद कहां बांटेंगे? भारत में। ऐसी है। जब विश्व में बांटेंगे, एशिया में बांटेंगे और भारत में बांटेंगे। विश्व में बांटेंगे तो हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे? मात्र 2। इसमें भी कितने? 2। और इसमें भी कितने? 2। और दोनों के दोनों तीनों में क्या है? सेम। कैसे? इसमें भी बात करेंगे हम किसकी? दिशा। और साथ में बात करेंगे किसकी? कोण की। ठीक है। विश्व में अगर बांटेंगे तो किसकी बात करेंगे? दिशा और कोण। और इसके अंदर भी बांटेंगे तो किसकी बात करेंगे? दिशा और किसकी बात करेंगे? कोण। इसमें भी बांटेंगे तो दिशा और क्या आएगा? कोण। ठीक है। अब कोण पता है ना कितने कोण होते हैं? 4। कितने कोण होते हैं? 4। पहला कोण कौन सा होता है? ईशान कोण। कौन सा कोण होता है? दूसरा कोण कौन सा होता है? वायव्य कोण, नेत्रव्य कोण और ईशान। तो मैंने बोल दिया पहले ही। आग्नेय। कौन सा कोण? आग्नेय। देखो मैं बता देता हूं, तुम्हें ना पते होगी। क्यों मालूम है मुझे? तुम इतना ही पढ़े जितना कोई पढ़ावे। और मुँह पे तो खेर तो नहीं आवे भाई बाला को, ज्यादा तो खेर आवे ना। कैसे लूंगा? ऊपर है। ये मान के चलो अपनी क्या है? अरे बताओ क्या है? पृथ्वी। क्या है अपनी? पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के हमने कितने भाग करने? बताओ। 2। कितने भाग करने? 2। अब ये हमने कर दिए पृथ्वी के 2 भाग। कितने भाग कर दिए? 2। अब ये वाला भाग क्या कहलाया? बताओ। उत्तरी। और ये वाला भाग क्या कहलाया? बताओ। दक्षिणी। ये भाग उत्तरी और ये दक्षिणी। जिससे हमने 2 भाग किए उसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। या इसी को कहते हैं कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा। ये सबको पता है ना। इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। अब ये भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग क्या कहलाया? उत्तरी। और दक्षिणी वाला भाग क्या कहलाया? दक्षिणी। फिर हमने कहा कि ग्लोब को हमने 2 भागों में, जैसे मान के चलो ये अपनी ग्लोब थी, एक वाला भाग ये आ गया और एक वाला ये वाला भाग हो गया। तो ये हमारी पृथ्वी क्या है? गोल। क्या है? गोल। और या कह सकते हैं गोला। अब गोला हमने क्या कर दिया? आधा। इस कारण से इसे हमने नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम दे दिया? और इसे हमने कौन सा नाम दे दिया? दक्षिणी गोलार्ध। समझ आई बात? तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग क्या कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध। जिससे हमने अलग किया उसे कहते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा। यहां तक बात समझ में आई? अब सुनना कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर। सुनना अच्छे से कि उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये वाला भाग कौन सा बन जाएगा बेटा? उत्तरी पूर्वी। ये वाला भाग कौन सा बनेगा? दक्षिणी पूर्वी। ये वाला भाग दक्षिणी पश्चिमी। और ये वाला भाग उत्तरी पश्चिमी। अब उत्तरी पूर्वी में बनने वाले कोण को नाम दिया जाता है शान ही शान ईशान कोण। कौन सा कोण? अरे कौन सा कोण? और दक्षिणी पूर्वी में बनने वाले कोण को क्या नाम दिया जाता है? आग्नेय कोण। कौन सा कोण दिया जाता है? आग्नेय कोण दिया जाता है। और दक्षिणी पश्चिम में बनने वाले कोण को क्या नाम देते हैं? बताओ। नेत्रव्य कोण। कौन सा कोण? नेत्रव्य कोण। और उसके बाद उत्तरी पश्चिम में बनने वाले कोण को क्या नाम देते हैं हम? वायव्य कोण। कौन सा कोण देते हैं? वायव्य कोण नाम देते हैं।
तो बताओ कितने कोण होते हैं? 4। कितने कोण होते हैं? 4। घर वाले यूं सोच दोगे हमारा लाला पढ़वे जाए, मगर लाला तो यहाँ बतरा में संजा को 5 बजे सड़क पे जाए तुम गांव में, जब बतरा मन ना हो त्यारी लाला सीधो बैठ जा, तू सीधो बैठ जा, ऐसा कले छपाए मत आगे लाया, ऐसा कले तीलम ऐसे बतरा रहे गुरुजी जैसे इनकी सगाई बारे आए हों कि साहब हमने केस करें, कहा करें। तो भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती किसको? गोले को। इसका अर्थ ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये कितने कोण बनते हैं? 4। पहला कोण कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा? अगर तुमसे पूछे कि उत्तर पूर्व में बनने वाले कोण का नाम क्या है? ईशान कोण। उत्तर पूर्व में बनने वाले कोण का नाम क्या है? अगर पूछे कि दक्षिण पूर्व में बनने वाले कोण का नाम क्या है? अगर पूछे दक्षिण पश्चिम में बनने वाले कोण का नाम, और अगर पूछे कि उत्तर पश्चिम में बनने वाले कोण का नाम। आगे बात समझ में नहीं आई? अब सुनो, अब हम बात कर रहे थे विश्व की। अब भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक रेखा और होती है, और एक होती है भूमध्य रेखा के उत्तर में। बात सही है गलत है? सही है। कि अगर पूछे कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक रेखा होती है में साहब होती है, और उत्तर में भी एक रेखा होती है। इन रेखाओं को क्या क्या नाम दिया गया ये सुन लो। इस रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री रेखा, या फिर मैं इसको कहूं कौन सी रेखा बताओ? कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं हम 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री। लेकिन इसका नाम क्या है? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। उत्तर में जो होती है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा। यहां तक बात समझ में आई? अब हम पढ़ा रहे थे गुरुजी क्या? अक्षांश। क्या पढ़ा रहे थे? अक्षांश। और एक पढ़ा रहे थे क्या? देशांतर। क्या पढ़ा रहे थे? देशांतर। अच्छा, अक्षांश किसे कहते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर अक्षांश किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या निकलेगा बताओ? अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों अलग अलग होती है, इस बात को भी याद रखना। अक्षांश किसे कहते हैं? मान के चलो ये पृथ्वी का कौन सा बिंदु है? केंद्र बिंदु। कौन सा बिंदु है? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से पृथ्वी की परिधि पर कोणात्मक जो दूरी होती है उसको करने के लिए क्या खींची जाती है? एक रेखा। उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। लेकिन एक हमने अक्षांश इधर खींचा और एक अक्षांश इधर खींचा, दोनों समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अच्छा, कहने का अर्थ यह है कि दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा उसको कहेंगे अक्षांशीय रेखा। जबकि केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचा गया कोणात्मक, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बताओ? अक्षांश। अगर तुमसे मैं पूछूंगा अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है? 100। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं कि कुल मिला के अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179। 2 कम 179। अगर मैं कहूं कि अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111.13। 111.13। 3-2। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी? ध्यान जी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा काम थोड़ा चलेगा। सुना मेरी बात। ये तो अक्षांश की। अब देशांतर क्या है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी तुम्हारी? देशांतर। अब कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि एसटीसी में तो पूछे ना पूछे कोई पता ना कि साहब अक्षांशीय रेखाओं का उपयोग किसमें किया जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? अक्षांशीय रेखाओं का जो उपयोग होता है वो किसमें किया जाता है बताओ? बताओ। किसी स्थान का दूरी मापने के लिए, किसी स्थान की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताओ? समय के लिए। मैंने क्या पूछा? किसी स्थान की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अक्षांश।
जबकि किसी स्थान के समय को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देशांतर। अगर किसी स्थान की जलवायु ज्ञात करनी है, पता लगाना, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? अक्षांश रेखाओं का। अब तुमको पता हो कि 6709 ये किसकी संख्या है बताओ। आपने 181 बोला, मैं चलो ठीक है, आपने 179 बोला, चलो ठीक है, मगर 6709 किसकी है? नहीं पता? चलो हम बता देंगे, फिलहाल तुम इतना बनाओ, जब आगे बात करेंगे अक्षांश और देशांतरों। इसको बनाओ पहले, हम बताएंगे, टेंशन मत लो। तो एक एक बात है बताएंगे तुम्हारे काज, जो हमारे बस की होगी वह बताएंगे, जो हमारे बस की ना होगी वह हम बताएंगे नहीं। ठीक है, इतना काम करता हूं जितने मेरे पैर पसरते हैं। अब तुम जानो पैर से कहा है, उत्तर पश्चिम, और इसे कहेंगे हम दक्षिण पश्चिम, और इसे कहेंगे हम दक्षिण पूरब, और इसे कहेंगे हम उत्तर पूरब। ये समझ लेना, यही से पता पड़ जाएगा एशिया में कहाँ है, भारत में कहाँ है, विश्व में कहाँ है, लेकिन अलग अलग बता देंगे हम तुम्हें। पीठ लगा के ऐसे बैठे हैं, यूँ समझो भाई साहब बहुत आराम मिल रहा है। इतना आराम मिलता होगा ये भगवान, कितना बहुत सीट सीधी ना सीधी बैठे हो, मतलब कहाँ पर रहो है। वैसे जब इनके जिंदगी में जब कठिनाई जाएंगी, जब भगवान कब सीधे दिन आएंगे, जब स्टार्टिंग इनकी खुद की उल्टी या टेढ़ी है, तो आगे चल के सीधे दिन कहाँ से आएंगे? नहीं समझे मेरी बात है? ना समझो मत समझो। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें बेलगांव का जोरी नाम के स्थान से एक बंदे का 749 रैंक आई है, तो उसका 5th अटेम्प्ट में हुआ था। 4 बार उसका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, और 5वीं बार प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू हो गया, और उसका सिलेक्शन हो गया। तो सुधारना पड़ता है, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ता है, बस थोड़ी है। बहुत से तो बताए कैसे ऐसे आदमी हो रहे हैं कि बीएसटीसी में अगर पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वो विश्वास करना ही छोड़ देते हैं अपने आप पर, और दूसरे पे भी विश्वास करना छोड़ देते हैं कि यार बेकार है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को नहीं निकालते कि हमने कहाँ कमी की, उसको नहीं निकालते। कोई आरोप प्रत्यारोप पे लगे रहते हैं, और हिंदुस्तान में आरोप प्रत्यारोप ही लगते हैं और कुछ होता ही नहीं है ना। कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस, साथ में एक विचार छोटो सा नमूना आ गया, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी, और उस जो बंदा काम अच्छे से करता है उसका यही हाल है। हाँ आ रहा हूँ, बताओ कहीं कह रहे, कहीं गए हो बताओ। ठीक है, तो मैं एक केजरीवाल हूँ, चाहे मैं कितने भी सही काम कर लूँ, मगर फिर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक है, बाकी बातें हम करेंगे भाई, कल अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। और लाला देखो, हकीकत बता रहा हूँ, क्यों माँ बाप के पैसे में खर्च कर रहे हैं, पता ही पड़ जाएगी बेटा। जब पता ये कहावत आएगी कौन सी, 2-3 साल 4 साल पीछे एक बात कह करेंगे तो, कि जब हमारे पास चने थे, जब हमारे पास दांत नहीं थे, तो जब दांत आया वो हमारे पास क्या नहीं है, समझ जाना। घर वाले जब तुम्हें पैसे दे रहे, जब तुम पढ़ नहीं रहे हो, और जब तुम्हें घर वाले पैसा देना बंद कर देंगे,